आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह से बनाई जाती है और हम उस पे एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम कंसोलिडेशन के बारे में जान चुके हैं और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के बारे में जान चुके हैं कि जब ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब दो या दो से ज्यादा कंपनीज अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक स्टेटमेंट में कंबाइन कर देती हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंसोलिडेशन। और जो स्टेटमेंट बनाई जाती है इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उस स्टेटमेंट को कहा जाता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो जिस तरह से हम जानते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट जो है उसमें कंपनी अपने एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी से रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करती है। तो जब ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलकर डिफरेंट कंपनीज मिलकर अपने एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनाएंगी तो उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। अब इस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कंपनी क्यों बनाती है? क्योंकि जब कंपनी मर्जर या एक्विजिशन करती है तो एक फेयर व्यू देने के लिए वो अपनी तमाम कंपनीज के डेटा को कंबाइन करके एक रिजल्ट शो करती है कि अब ग्रुप की इतनी फाइनेंशियल पोजीशन है। इसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप के मर्जर्स और एक्विजिशंस होते हैं, अब कंपनी उनमें से जो भी मर्जर या एक्विजिशन करेगी उसके मुताबिक ये स्टेटमेंट बनाई जाएगी। जैसे कि लेट्स सपोज कि एक कंपनी है एबीसी कंपनी और हम एज्यूम करते हैं कि एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी का 75% हिस्सा एक्वायर करना है। तो जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ मर्जर और एक्विजिशन में पढ़ा था कि जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसे हम कहेंगे कि ये कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है, मतलब इस कंपनी को कंट्रोल कर रही है। और कंट्रोल के लिए हमने कहा था कि जब कंपनी अपने रिटर्न को वेरिएट कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, तब वो कंपनी जो है उसके पास कंट्रोल होता है। अब यहाँ पर जो एबीसी कंपनी है वो पेरेंट कंपनी होगी और XYZ कंपनी सब्सिडरी होगी। क्योंकि एबीसी ने 75% हिस्सा एक्वायर किया है इसलिए एबीसी कंपनी जो है वो पेरेंट है और जो कंपनी एक्वायर की गई है वो सब्सिडरी है। और स्टेटमेंट के लिए हमने बात की थी कि जब पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी होगी सिर्फ और सिर्फ तब जो है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाई जाएगी। उसके अलावा किसी भी टाइप के लिए सेपरेट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट नहीं बनेगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स होंगी। तो अब यहां तक हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि कंसोलिडेटेड है उसके बारे में जान चुके हैं। अब इसी को हम एक प्रॉब्लम के थ्रू अगर समझें तो प्रॉब्लम दी गई है एबीसी पीएलसी की, ये कंपनी का नाम है और नीचे साथ ही साथ रिक्वायर क्या किया गया है कि प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 1 जनवरी 2017। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए जो कि 1 जनवरी 2017 की बननी चाहिए। यहाँ पर हमें डेटा दिया गया है कंपनी का, डेटा को पढ़ लेते हैं कि एबीसी पीएलसी एक्वायर्ड 75% ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट इन XYZ पीएलसी एट 1 जनवरी 2017 फॉर 50 मिलियन रुपीज। ये कहा जा रहा है कि एबीसी ने 75% जो हिस्सा है वो इंटरेस्ट है उसका इक्विटी में XYZ की। तो जब भी किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट या इक्विटी में हिस्सा 50% से ज्यादा होता है तो मतलब वो सब्सिडरी है। अब ये मतलब हो गया कि XYZ सब्सिडरी है और एबीसी जो है वो पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पर 50 मिलियन रुपए का इतना इंटरेस्ट 75% इंटरेस्ट एबीसी ने खरीद लिया है। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 1 जनवरी 2017 वर एज फॉलोज। जो 1 जनवरी 2017 पे दोनों ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग फाइनेंशियल पोजीशन है वो यहाँ पर शो कर दी गई है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको हम 1 बाय 1 पढ़कर और इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने सोल्यूशन में।
तो पहली जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ XYZ PLC वर रिफ्लेक्टेड एट फेयर वैल्यू एक्सेप्ट लैंड। मतलब ये कि जिस तारीख पर एक्विजिशन की गई है यहाँ पर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में आता है लैंड, तो ये जो लैंड है ABC PLC की XYZ PLC की जो लैंड है वो फेयर वैल्यू पर नहीं है, जबकि बाकी तमाम जो एसेट्स हैं वो फेयर वैल्यू पर हैं। और लैंड की जो फेयर वैल्यू है वो 5 मिलियन रुपीस ज्यादा है उसकी कैरिंग अमाउंट से। साथ ही साथ दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ABC ग्रुप मेजर द NCI एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्वायर्स नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स, कि NCI को जितनी प्रपोर्शन में XYZ को परचेज किया है ABC ने उस प्रपोर्शन में कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब यहां तक हम देख चुके हैं कि क्वेश्चन क्या है। अब 1 बाय 1 यहां पर चलते हैं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टेटमेंट में कंपनी का नेम आएगा जो कि ABC ग्रुप्स है। उसके बाद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, तो यहाँ पे हमने उसका टाइटल लिख दिया कि कौन सी स्टेटमेंट बनानी है। साथ ही साथ किस डेट को स्टेटमेंट बनानी है, 1 जनवरी 2017 को, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद क्योंकि ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है और हमें ABC का भी डेटा दिया है, XYZ का भी डेटा दिया है, कुछ एडजस्टमेंट दी है और फिर उसके बाद फाइनलाइज होगा कि ग्रुप की टोटल वैल्यू क्या है। इस स्टेटमेंट से ये पता चल जाता है कि ग्रुप की कितनी वर्थ है। तो जिसे हम नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स को सबसे पहले लेते हैं, उसी तरह हमने यहाँ पर लिख दिया। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको कंपनी 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट लिखेंगे। जिस तरह से अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में 2 एसेट्स आते हैं, एक प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट और दूसरा इन्वेस्टमेंट इन XYZ PLC। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट लिख दिया। अगर ABC का देखें तो ABC का है 30,000 रुपीज और XYZ के लिए है 35,000 रुपीज। तो यहाँ पे इनके सेपरेट कॉलम्स में हम इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है। उसके बाद एडजस्टमेंट की तरफ आए तो लैंड से रिलेटेड हमें एक एडजस्टमेंट दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि 5 मिलियन रुपीज फेयर वैल्यू ज्यादा है कंपनी के XYZ कंपनी की प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में, जबकि यहां पर रिकॉर्ड नहीं की गई। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक एडजस्टमेंट बना लेंगे जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी को रीस्टेट करेंगे उसकी फेयर वैल्यू पे, जो कि कंसोलिडेशन में सबसे पहला पॉइंट होता है। तो सबसे पहला हमने क्या करना है कि रीस्टेट करना है। तो यहाँ पे रीस्टेट के लिए सिंपल हमें पता है कि 5 मिलियन रुपीज जो है वो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट को जाएंगे क्योंकि ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि इस फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट करनी है और एडजस्टमेंट में हमने मेंशन करना है कि 5,000 का मतलब यहाँ पर 30 ऊपर लगे हुए हैं, तो हमने पूरा 5 मिलियन नहीं लिखना बल्कि हम यहाँ पर 5,000 लिखेंगे तो हमारी जो फिगर है वो राउंड ऑफ हो जाएगी कि अब यहाँ पे 5,000 का जो है वो इंक्रीज आ रहा है, तो एडजस्टमेंट को हमने पॉजिटिव फिगर में लिख दिया। अब अगर हम देखें तो ABC कंपनी की 30,000 रुपीज थे, उसके बाद XYZ की 35,000 रुपीज के प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट थे और साथ ही साथ 5,000 का इजाफा हो गया XYZ में क्योंकि उसकी लैंड की वैल्यू 5,000 ज्यादा थी फेयर वैल्यू से। तो अब यहाँ पर अगर हम एंटर करेंगे तो 70,000 रुपीज आ जाएगा ग्रुप के प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की वैल्यू। अब पहला जो हमारा नॉन करंट एसेट है उसको यहाँ पर लिख चुके हैं। उसके बाद अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो नॉन करंट एसेट है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जो कि 50,000 रुपीज ABC के पास इन्वेस्टमेंट के आ रहे हैं जो कि उसने XYZ में की हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो सेकंड जो हमारे पास कंसोलिडेशन के प्रोसेस में जो सेकंड एडजस्टमेंट आती है वो ये आती है कि अगर कोई पेरेंट की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है सब्सिडरी में तो उसको एलिमिनेट करना है अगेंस्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 50 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट की गई है, तो इस 50 मिलियन रुपीस को हमने एलिमिनेट कर देना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से।
तो अब अगर हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आए तो नॉन करंट एसेट में सेकंड जो एलिमेंट है वो इन्वेस्टमेंट का है और 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट की हुई है एबीसी ने, जबकि XYZ ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। तो हम यहाँ पर XYZ को छोड़ देंगे ब्लैंक और साथ ही साथ एडजस्टमेंट देखी जाए तो एडजस्टमेंट यहाँ पे 50 मिलियन रुपीज की शो हो रही है, जो कि हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। तो अब हमने क्या करना है कि इस स्टेटमेंट में शो करना है एडजस्टमेंट्स वाले कॉलम में कि ये जो 50,000 रुपीज हैं, मतलब जो 50 मिलियन रुपए हैं, उसकी एडजस्टमेंट है, क्योंकि कंसोलिडेशन के मुताबिक जितनी भी इंटर ट्रांजैक्शन होती हैं, मतलब एक कंपनी की दूसरी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई एसेट है, एक्सपेंस है, उस तमाम को एलिमिनेट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम उसी तरह से करेंगे। तो 50,000 रुपीज प्लस में आ रहे हैं और अगर हम इसमें से 50,000 रुपीज को लेस कर दें तो इन्वेस्टमेंट बच जाती है 0 रुपीज की। तो यहाँ पर ग्रुप की कोई भी इन्वेस्टमेंट बाकी नहीं रही। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो उसमें कंसोलिडेशन के प्रोसेस में ये चेक करना होता है कि आया कंपनी की कोई गुडविल बनी है या नहीं बनी। तो कंसोलिडेशन के प्रोसेस में गुडविल में जाने से पहले हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होता है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है कि जितना हिस्सा कंपनी के कंट्रोल में नहीं है वो सारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी बात अगर हम देखें तो वो ये आती है कि हमें एक सेकेंड एडजस्टमेंट में कहा जाता है कि एबीसी ग्रुप जो है वो एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर की बेसिस पर मेजर करता है कि जितना जिस बंदे ने एक्वायर किया है उसको प्रोपोर्शनेट की बेसिस पर एनसीआई को कैलकुलेट करना है। तो मतलब यहाँ पर जो है वो हम एनसीआई को कैलकुलेट करते हैं, जितना शेयर है एनसीआई का सिर्फ और सिर्फ उतना। तो अगर हम देखें तो टोटल है 100% शेयर, जिसमें से 75% जो है वो हमारे पास एबीसी कंपनी का हो गया। तो रिमेनिंग XYZ में जितना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है एबीसी का वो है 25%। मतलब कि जो पेरेंट कंपनी है वो इस 25% पर कंट्रोल नहीं रखती, 25% जो लोग हैं उनका अपना इंटरेस्ट है। अब एनसीआई को किस तरह से कैलकुलेट करना है उसको हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे।